नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अर्जित धन, जमा पूंजी, बैंक बैलेंस के बारे में। तो कुंडली में कौन सा भाव है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे अर्जित धन के बारे में, जो हमें जानकारी देता है। हालांकि कई ऐसे धन योग हैं जिसका बृहत पराशर होरा शास्त्रा, फल दीपिका या सारावली में वर्णन मिलता है, लेकिन फिर भी हमें बात समझनी होगी कि हमने किस पर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए धन की दृष्टि से। हमने आज तक ज़िंदगी में बहुत कमाया है, उस पर फोकस रखा है, या जिस घर में हम रह रहे हैं उस पर फोकस रखा है, या आवश्यकता अनुसार कभी भी मुझे कोई आवश्यकता है धन की, वो तुरंत मुझे मिल जाता है, उस पर फोकस करना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक लाइन ही यहां क्लियर होता है, अर्जित धन पर एकाधिकार द्वितीयेश का है। अभी अर्जित किया है नहीं किया है वो अलग विषय है, यानी इनकम 11वां भाव, लेकिन उस इनकम से होने वाला जो धन सुख है वो कहां से देखा जाता है? द्वितीय भाव से। इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। किसी भी चाहे कोई भी ग्रंथ ज्योतिष में आप उठाकर देख लीजिए, बार बार द्वितीय भाव को ही धन भाव बोला जाता है। अब चाहे कोई कुछ भी कह दे कि भाई इसमें पंचम भाव का भी इन्वॉल्वमेंट है, नवम भाव का भी इन्वॉल्वमेंट है। ऑफ कोर्स 11th हाउस तो है ही, जो धन आगमन के लिए जिम्मेदार है। लग्न जो हमारे मन मस्तिष्क को शांत रखने वाला है, शरीर को सुख देने वाला है, शरीर को ऐश्वर्य देने वाला है, वो भी इसमें शामिल है। लेकिन अगर हम जैसे रीजनिंग करते हैं तो रीजनिंग में किसी को हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा परसेंटेज रिस्पॉन्सिबल है धन के लिए, तो द्वितीय भाव। लेकिन इसका ये अर्थ कतई नहीं कि भैया आपका द्वितीय भाव कमज़ोर है तो आपके जीवन में आप धन अर्जन नहीं करेंगे। मैं अभी मुख्य रूप से इसीलिए मैंने ये बात लिखी है, पूंजी, ये जमा पूंजी। मैंने जीवन भर मान लीजिए 50 करोड़ का अर्जन किया, मुझे कल कोई आवश्यकता है, उसके लिए मैं नहीं व्यवस्था बना पा रहा हूँ। जीवन में तो मैंने बहुत अर्जन किया है, लेकिन रिसोर्सेस का सदुपयोग किसके हाथ में है? द्वितीय भाव के। क्योंकि ये सभी प्रकार का रिसोर्सेज हमारे जीवन में वो भी दिखाता है द्वितीय भाव। और इसके रेमेडी भी, इससे संबंधित जो जो चीज़ें हैं, जो जो अंग हैं, जो जो इसके बारे में कहा जाता है, वही रेमेडी भी आपको करनी है। क्लियर हो गया? क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं? हमारी वाणी, हमारा गला, हमारा कुटुंब। कुटुंब कोई एक छोटा सा शब्द नहीं है जिसमें हम अपना पति पत्नी और बच्चे को जोड़ते हैं। ऑफ कोर्स वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन इसमें यह अर्थ कहते नहीं कि हम कुटुंब में और लोगों को शामिल नहीं। कुटुंब जितना ज़्यादा भरा पूरा होगा उतना ही द्वितीय भाव का पॉजिटिव इंपैक्ट मिलेगा। ऐसी बहुत कुंडलियां देखने में आती है जहां पर एकादश भाव बहुत बली है, पंचम भाव बहुत बली है, नवम भाव बहुत बली है, लगन भी बहुत बली है, बहुत जीवन में अर्जन कर रहा है, यश भी है, मान सम्मान भी है, लेकिन मुझे कोई भी पॉलिसी, कुछ भी के लिए धन की आवश्यकता है तो मुझे सोचना पड़ता है। और एक है भाई, चाहे उसका 11वां हाउस थोड़ा कमजोर है, लेकिन जब भी उसको धन अर्जन, जो उसका अर्जित धन है, उसको कहीं लगाना है तो उसके बारे में उसको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, वो उसके हाथ में एट प्रेजेंट रहता है। इसको आप ऐसे समझे कि भाई 100 करोड़ किसी ने कमाए हैं, वो 100 करोड़ इस प्रकार से लगा रखे हैं कि उसको तुरंत चाहिए वो नहीं मिलेगा, और उसको तब वो मिलता है जब उसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है। और एक ने कमाई उससे आधे से भी कम है, कह सकते हैं उसने 40 करोड़ पूरे जीवन में, 30 करोड़ या और भी कम कमाए हैं, लेकिन जब उसको तत्काल में कोई चीज चाहिए, कोई चीज खरीदनी है, क्योंकि रिसोर्सेस का उपभोग द्वितीय भाव बताता है, तो वो उसका सही उपयोग कर पा रहा है। तो अगर आप इसको देखें कि भाई एक तो महाराजा धीराज के समान उसने कमाया है जीवन में, और लेकिन जब उसको महाराजा धीराज के समान शरीर पर लगाने की बात आती है तो वो नहीं उसका सदुपयोग कर पाता है। लेकिन एक ने एक साधारण कमाई की है जीवन में, लेकिन उसको शरीर पर लगाता है महाराजा धीराज की तरह।
द्वितीय भाव को समझना है तो हमें सर्वष्टक वर्ग चार्ट भी सामने रखना पड़ेगा। कारण क्योंकि द्वितीय भाव आपका अर्जन है और द्वादश भाव आपका व्यय है। पता लगा सर्वष्टक वर्ग की बात बोल रहा है कि भाई आपका द्वितीय भाव से ज्यादा नंबर आपके 12 नंबर में है। तो हो क्या रहा है, जीवन में अर्जन कम हो रहा है और व्यय ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा व्यय हो रहा है। तो फिर वो स्थिति डांवाडोल हो जाती है। सर्वष्टक वर्ग में द्वितीय भाव में नंबर ज्यादा आना चाहिए बजाय के 12 नंबर के। तो यही हमें धन का एहसास भी कराता है और यही सबसे बड़ी रेमेडी भी होगी कि आप प्रॉमिसिंग बने। कहीं भी आप किसी भी ज्योतिषविद को पूछें भी हमें प्रॉमिसिंग वादा पूरा करना है या कोई मेरा पार्टनर वादा खिलाफी करेगा पूरा करेगा, कहां से देखते हैं, द्वितीय भाव से देखते हैं। ये हमारे प्रॉमिसिंग नेचर को बताता है। कहीं ना कहीं देखो, धर्म के बारे में जानकारी, भाग्य आपका वो नवम भाव, तो ये एक प्रकार का गलती हो जाती है। हम इसी के साथ जोड़ दें भी आपका प्रॉमिसिंग नेचर तो नवम भाव से नहीं। ध्यान दीजिएगा, शास्त्रों का अच्छा जानकार भी कोई जरूरी नहीं हो प्रॉमिसिंग हो, ये एकदम अलग विषय है। भी हमें लगता है कि खाली शास्त्र जानते हैं हम तब हम प्रॉमिसिंग हो जाएं। प्रॉमिसिंग यानी मैंने आपको बोला है अक्षर ब्रह्म होता है, ये ध्यान दीजिएगा। मैंने पता नहीं कल या परसों कहीं सुना ये बात और मुझे बड़ा दुख हुआ कि भाई हमने बोला है हम आपके यहां भोजन के लिए आएंगे तो हम कभी भी आएंगे, हमारा उसमें एकाधिकार है। ये गलत है। हम जब कभी भी काल पुरुष की बात करते हैं, जब भी हम ईश्वर की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा हम ईश्वर में किसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, समय को। काल यानी समय, और पूरी तरह से समय की बात द्वितीय भाव से ही टिकी हुई है। चाहे कोई सन्यासी भी क्यों ना हो, याद रखिएगा वो भी कर्म चक्र से छूट नहीं सकता है। तो हम ये कह देने मात्र से काम नहीं चलेगा कि भाई 2 बजे बोलकर हम 6 बजे आ रहे हैं, नहीं। हम चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम ईश्वर मानते हैं अपने वादे को, हम ईश्वर मानते हैं समय को। और अगर आप ईश्वर नहीं मानते हैं, निश्चित रूप से आप किसी को कोई बात बोलेंगे वो भी फलीभूत नहीं होगी, क्योंकि आपके वाणी में सिद्धि कहां से देखी जाती है, द्वितीय भाव से। तो यही आज रेमेडी आप शुरुआत अभी से कर लीजिए। भाई आपका सेकंड भाव कमजोर है, प्रॉमिसिंग हो जाइए। और प्रॉमिसिंग में हर प्रकार का वादा पूरा करना होगा फिर आपको, कि मैंने, या तो आप वादा ना करें, आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, वादा ना करें, नहीं तो आपको वादा करना ही होगा। और मैं आपको बात बता दूं, भारत देश के चार्ट में भी सेकंड भाव कमजोर है, उसको वित्त का हमेशा क्राइसिस रहेगा, चाहे जी तोड़ उसने कमाया है, कमाने में कोई कमी नहीं है भारत देश में। लेकिन जब कभी भी भारत के वित्त की बात होती है, भाई किसी जगह पैसा लगाना, हमेशा ही क्राइसिस बने रहते हैं। क्यों? 2 नंबर कमजोर है। इसको अपने जीवन पर लगा लीजिए। आपको किसी को 5 मिनट भी इंतजार करना नहीं चाहिए। अगर आप करवाते हैं, जो आपने बहुत शानदार आलीशान महल बनाया हो, चाहे आपने खूब धन अरबों की संपत्ति कमाई हो, उसका उपभोग आपके जीवन में नहीं है। क्योंकि 2 नंबर खाली धन की बात नहीं कर रहा है, रिसोर्सेस का, जितनी भी आपके पास आवश्यकताओं के लिए चीजें हैं उनका उपभोग, वो आप पर निर्भर। पता लगा घर, इसको एक बात और समझिए जरा, मेरे घर में बहुत चीजें हैं, अलग अलग प्रकार के गैजेट्स, ये सब चीजें भरी पड़ी हैं, लेकिन मैं उसको ना जानता हूं, ना समझता हूं, ना उनका मैं उपभोग कर पा रहा हूं। द्वितीय भाव कमजोर है। ठीक है, मैंने कमा लिया है, मैंने घर, मेरा चतुर्थ भाव भी अच्छा हुआ है, लेकिन मेरा द्वितीय भाव कमजोर है। तो याद रखिएगा, किसी वस्तु का सच में उसका क्या, उसका अमृत, उसका एलिक्सर, वो हमें द्वितीय भाव देता है। तो एकाधिकार इस लाइन में ये एकदम मतलब पूरी तरह से धन का जो शब्द है, इसको 2 नंबर ने अपने पास रिजर्व किया हुआ है। अर्जित धन पर एकाधिकार द्वितीयेश, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर आपके जीवन का द्वितीयेश और द्वितीय भाव। अगर इसमें क्राइसिस हैं तो फिर आप 11 नंबर मजबूत है, आपका 4 नंबर मजबूत है, आपका 5 नंबर मजबूत है, 9 नंबर मजबूत है, 1 नंबर भी मजबूत है। मिसाल के तौर पर भारत का लग्न बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं ना, बार बार विष्णु के हृदय में रहने वाली लक्ष्मी, संसार उसी से चल रहा है आज। और अगर लक्ष्मी या धन का भाव जीवन में है तो हमारा बोल्ड होना भी कोई ज्यादा
उसकी कोई वैल्यू नहीं मानी जा सकती। तो इसे ध्यान रखना है कि द्वितीय भाव का पूरा पूरा बल तभी मिल सकता है जब आप प्रॉमिसिंग बने, समय पालन करें। कदय सर्वाष्टक वर्ग में 25 अंक है मेरे द्वितीय भाव में, और द्वितीयेश की स्थिति थोड़ी कमजोर है, बाकी मेरा 11वां भाव बहुत बली है। क्या करना चाहिए? बस आपको ये एकदम एकदम अकाट्य सत्य इसको मान लेना चाहिए कि आपको पहली बात तो घड़ी बांधने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि हमारा भगवान किसको मान रहे हैं हम? समय को। मेरी बात ध्यान से सुनिए, समय को भगवान ही मानना है। काल पुरुष, काल इज मतलब काल यानी सिनोनिम किसका है? ये काल यानी जो हम टेंस पढ़ते हैं ना भाई, वाज, विल, ये सब क्या है? ये जो था, थे, थी या होगा, ये सब चीजें क्या बताता है? ये समय के बारे में बताता है। तो जहां भी बार बार काल की बात आ रही, समय को आपको देवता मानना है, साक्षात ब्रह्म। आप कहता है सर मेरा कोई धर्म नहीं है, मैं ऑर्थोडॉक्स हूं, उससे हमें कोई समस्या नहीं है। असल में ये भी एक बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं गलत अवधारणा है कि धर्म को हम जोड़ रहे हैं आज पूजा पद्धति से, उससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, कर्ण का धर्म अलग था, अर्जुन का धर्म अलग था, वैसे दोनों सनातनी थे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए धर्म व्यक्तिगत विषय है। हो सकता है मैंने सब कुछ राष्ट्र को माना हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति ने सब कुछ पिता को माना हो सकता है किसी ने सब कुछ अपने पत्नी को माना हो, अपने पुत्र को माना हो। तो ये एक व्यक्तिगत विषय है। अगर उसमें आपको ब्रह्म दिखाई देता है, उसकी आज्ञा में ब्रह्म दिखाई देता है, तो फिर उसको ही आपको मानना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरा प्रॉफिट दिख रहा है तो जो मैंने धर्म निर्धारित किया तो उसको मैं बदल दूं, ऐसा नहीं कर सकते। जो हमने धारण किया है उसका पालन करना पड़ेगा। लेकिन जो यूनिवर्सल है, जो सब पर लागू होता है, वो है 2 नंबर। यानी आपको समय का पालन करना आना चाहिए। किसी को भी इंतजार आप करवा रहे हैं, आप करवाइए, स्वतंत्र हैं आप। लेकिन आप समझिएगा, जितने मिनट जितने घंटे उसने आपके लिए इंतजार किया है, उतने ही आपका सेकंड भाव डिके, उतने ही आपका कह सकते हैं जो अर्जन है उतना निकलता जा रहा है। आपने जो अर्जित पुण्य किया था द्वितीय भाव के लिए, उसका क्षय हो गया। और अगर इसमें कोई ऐसा तपस्वी उसमें आपने इंतजार करना पड़ा, तपस्वी को आपके लिए इंतजार करना पड़ा, फिर तो सर्वनाश हो जाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा, हम चाहे 1 मिनट पहले चले जाएं, उससे हमारा कुछ घटने वाला नहीं है। वैसे भी मैंने बताया था आपको, ये बहुत बड़ी समस्या है कि हम सब, एक तो बात होती है भी खाली हमें कुंडली बता दीजिए, जो हमारे भाग्य में है वो बता दीजिए। एक अप्रोच होती है, नहीं जी बताना नहीं है उसको, हमें अगर हम व्यवस्थित कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, वो बात बताइए। तो दूसरी अप्रोच ज्यादा कारगर सी नजर आती है। ये तो जानने का फायदा क्या? मान लीजिए हमने कुछ डिस्कशन किया और हमने जान भी लिया कि मेरा 11वां बली है, 5वां कमजोर है, 9वां कमजोर है, दूसरा बली है या कमजोर है, जान लिया। लेकिन आपकी अप्रोच उसको बदलने के लिए कहते हैं सर मैं बदलना नहीं चाहता हूं, तो फिर जानने का कोई तात्पर्य नहीं रह जाता है। इसलिए याद रखना है, ये सब पर लागू है। मैंने बताया ना, दूसरा भाव अगर बली हो जाता है तो फिर इसका सीधा असर अष्टम पर भी पड़ता है, क्योंकि अष्टम भी कहीं ना कहीं हमारे पैतृक संपत्ति, चाहे वो इन-लॉज फैमिली से हो, और इसका संबंध आपके पत्नी के संपदा से भी है, क्योंकि ये पत्नी या पति, क्योंकि ये आप जातक की कुंडली है तो उसके सामने वाला क्या है? उसका पार्टनर। तो उसका पार्टनर है तो ये क्या है? उसकी खुद की प्रॉपर्टी। तो याद रखिएगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो सीधा सीधा हमें द्वितीय भाव पर काम करना चाहिए। अगर आप रिसोर्सेस का, वस्तुओं के उपभोग का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, आज से किसी को भी इंतजार ना करवाएं। इंतजार कर लें वो चलेगा, क्योंकि हम दूसरे के द्वितीय भाव के चक्कर में अपना द्वितीय भाव नहीं बिगाड़ने वाले हैं। क्लियर? अगर आपको लगता है कि इजी गोइंग तो ठीक है, जैसे चल रहा है उसको चलने दीजिए। फिर अब इसमें जो धन योग की बात करते हैं, उसमें कौन कौन से हाउसेस इन्वॉल्व करते हैं मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। धन योग, धन का अर्जन हो सकता है, लेकिन उस धन का उपभोग द्वितीय भाव ही तय करेगा। क्या क्या हम देखते हैं धन योग में? लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, एकादशेश, द्वितीयेश, स्वग्रही। अगर किसी कुंडली में आपने देखा कि भाई जो हमने सर्कल किया 1, 2, 5, 9, 11,
अगर ये इनके स्वामी स्वग्रही हैं, मैं कह रहा हूं अगर इनमें से किसी एक के भी स्वामी स्वग्रही मजबूत स्थिति में बैठे हैं तो आपके जीवन में अच्छा खासा धन आप अर्जित कर पाएंगे। लेकिन फिर मैं वही बात बता रहा हूं, मान लीजिए यहां बैठा है और इसका कोई ना कोई द्वितीय भाव के साथ कोई पॉजिटिव संबंध आ रहा है, तो फिर इसके द्वारा बने हुए धन का पूरा पूरा आप रिसोर्सेज में उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। याद रखिएगा, पिता की संपत्ति ठीक है, लेकिन आप क्या सच में उसका उपभोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो तो द्वितीय भाव ही तय करे। क्लियर? इसी प्रकार से पंचम भाव भी हमारे अर्जित पुण्य या फैमिली की प्रेस्टीज को भी बताता है कि भाई आप कितने बड़े आलीशान परिवार में आपका जन्म हुआ, वो सब पंचम भाव से देखा जाता है। या ऐसी कोई भी चीजें जिसको हम एजुकेशन चैरिटी वाले पार्ट से देखते हैं, वो सब पंचम भाव से। और 5वें और 11वें भाव में अगर कोई भी धनयोग बनता है वो बहुत बली बन जाता है। कारण ये है कि ये सीधा हमारे इनकम पर असर डालता है। लेकिन अगेन मैंने आपको क्लियर किया, अभी हम इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, इस कमाए हुए धन का उपभोग करने की बात कर रहे हैं, वो द्वितीय भाव। तो वहां भी कोई ना कोई, यानी अगर कोई धनयोग में डायरेक्टली इनडायरेक्टली द्वितीयेश की इन्वॉल्वमेंट आ रही है तो यकीन मानिए वो सबसे बली धनयोग हो जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं, पंचम भाव में शुभ ग्रह। एक बात और, सबका लेकिन अप्रोच अलग अलग है। मैं आपको क्या बता रहा हूं या हमारा रेफरेंस बुक क्या कह रहे हैं, उनसे कई लोगों को कोई सरोकार नहीं है। वो सोचते कि सर नहीं, मेरा एक ही मकसद है, मैं खूब धन कमाऊं, उपभोग ठीक है कौन कर रहा है उससे मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर ये आपकी सोच है तो ठीक है, जैसा आपका जीवन में चल रहा है बहुत बढ़िया है। लेकिन जो सच में होना चाहिए धन का अर्थ, उसका अर्थ 2 नंबर पर ही फिट बैठता है। क्लियर हो गया? तो पंचम भाव में शुभ ग्रह, भाई पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं, एकादश भाव में बली ग्रह, और अगर गजकेसरी योग बन जाए इन हाउसेज में तो कहना ही क्या। याद मतलब बृहस्पति यहां बैठ गए और यहां पर चंद्रमा बैठ गए और एक दूसरे को, या दोनों इकट्ठे बैठ गए, भाई जैसे चंद्रमा और बृहस्पति बैठ गए और यहां पर सूर्य स्वग्रही होकर बैठ गए, तो 5 और 11 में अगर गजकेसरी योग बनता है तो धन या एसेट्स के उपयोग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर बृहस्पति जैसा ग्रह हमारे द्वितीय भाव को देख भी ले, ठीक है वो बैठा है तो बहुत बढ़िया बात, देख भी ले तो ये भी हमारे धन आगमन जो है उससे होने वाले सुख को बढ़ाता है। अभी धन को हम इस प्रकार से नहीं लेना है कि मेरा आगमन हो रहा है, धन आगमन से होने वाला सुख, उस धन को अपने लिए खर्च करना, समय पर उसका सदुपयोग कर पाना, वो द्वितीय भाव के पास है पावर। ग्रह 1, 5, मैं ग्रह बोल रहा हूं माने प्लैनेट, 1, 2, 5, 9, 11वें भाव में उच्च का होकर स्थित हो। अभी हमने बात की थी, कोई भी चार्ट आप देखें भाई, लग्नेश लग्न में है, पंचम भाव का स्वामी पंचमेश पंचम में है, नवम भाव का वहीं पर है, इनमें से एक भी बली होकर बैठा है। और जितने ज्यादा होते जाएंगे फिर तो कुंडली का बल उतना बढ़ता जाएगा। और अगर लक्ष्मी त्रिकोण 1, 5, 9 के स्वामी स्वग्रही हैं तो ऐसे आदमी के साथ रहने भर से हमारे भी दुर्भाग्य मिट जाते हैं। बोलते क्या है, बना बनाया फल अर्जित पुण्य है इनके पास। 1, 5, 9 आपने कुछ नहीं किया है, सब कुछ जो आपके साथ रहता है उसका भी फायदा होता है, आपको तो भाग्य का पूरा पूरा फायदा मिल रहा है। कहता जी यहां पर ये हाथ भी लगा देगा तो भी वो लोहे का सोने में ऐसे लोगों के पास धन लक्ष्मी या उनके हाथों में लक्ष्मी का वास है। अगर 1, 5, 9 स्वामी स्वग्रही है किसी भी चार्ट में, ऐसे लोगों को अपने साथ रखने से भी बहुत फायदा होता है। क्लियर? या हम कहें हमें उनके साथ रहने से फायदा होता है। आगे बढ़ते हैं, इन भावों में कोई ग्रह बली होकर माने उच्च का होकर बैठा है तो भी धन का या बैंक बैलेंस का पूरा पूरा फायदा मिलेगा। फिर बात, बैंक में आपके पास बहुत पूंजी जमा है, अब आपको वो चाहिए तत्काल में, द्वितीयेश बली है कि नहीं है वो देख लीजिए, बली है आपको तत्काल में व्यवस्था हो रही है। कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि मेरे पास धन नहीं है। कभी ऐसा लग सकता है कि भाई जैसे कुंडली में इन दोनों पर बड़ा कंपटीशन रहता है, भाई 11वें भाव को ज्यादा माने या द्वितीय भाव को ज्यादा माने। जैसे मान लीजिए किसी का 11वां भाव कमजोर है
तो वो चिंतित रहता है, यार 3 महीने के बाद मेरी इनकम चलेगी, वो अभी चल रही है उसकी, समझिए जरा बात को, आज उसको इनकम आ रही है, लेकिन 3 महीने के बाद चाहे वो इनकम उसको नहीं भी आ रही, तभी भी उसका बहुत बढ़िया जीवन चल रहा है, लेकिन उसको उसकी सोच कहाँ रहती है? 11वें भाव में। यार 2 महीने के बाद कैसे चलेगा, इनकम बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी। 2 नंबर उसका मजबूत है, उसके बावजूद भी उपभोग में उसको कोई कमी नहीं आती है। इसके विपरीत किसी का 11वां भाव बली है, 2 नंबर उसका कमजोर है, तो इनकम उसको कॉन्टिन्यूसली हो रही है, कोई ऐसा नहीं कि धन में, इनकम में कभी कमी आई हो, लेकिन वो किससे पीड़ित रहता है? यार कुछ धन नहीं जोड़ पा रहा हूं मैं, आइदर वो ड्रेन हो रहा है कहां से? 12 नंबर सब निकाल रहा है वो, सर्वस्टक वर्ग में 12 नंबर में बहुत ज्यादा अंक है, बहुत खर्चा करता है, या किसी कारण से उसको ये एहसास ही नहीं हो रहा 2 नंबर का, अपने ऊपर वो उपभोग ही नहीं कर पा रहा है। तो ध्यान रखना है, ये आप तय करें कि 2 नंबर ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई दे रहे हैं या 11 नंबर ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। फिर इसमें हम षष्ठेश एकादशेश की एकादश भाव में शुभ युति, अगर छठे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी, क्लियर, ये दोनों की युति 11वें भाव में ही हो रही है, और शुभ युति यानी अगर दोनों फ्रेंड हैं तो कहना ही क्या भाई। इस मेष लग्न के लिए कालपुरुष की कुंडली में शनि और बुध की युति 11वें भाव में हो रही है। ऐसे लोगों को अचानक लाभ होता है जुआ लॉटरी से प्रचुर धन। वैसे भी कोई लोग सट्टा लगाते हैं तो हम 5 और 6 की मजबूती देखते हैं। 5 क्या होता है जीवन में? सडन गेन, और 6 होता है किसी भी कंपटीशन को ओवरकम करना, उससे मिलने वाले पॉजिटिव रिजल्ट, और बैंक से लिया हुआ लोन हम चुका पाएंगे नहीं चुका पाएंगे, ये सब चीजें 6 नंबर से देखते हैं। तो 5 और 6 अगर मजबूत है तो फिर हम शेयर मार्केट में भी अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं। फिर हम बात करते हैं बुध चंद्रमा षष्ठेश की एकादश भाव से शुभ संबंध, शेयर बाजार से लाभ। भाई बुध चंद्रमा और षष्ठेश आप समझ सकते हैं, कालपुरुष की कुंडली में वैसे भी बुध को 6 नंबर का आधिपत्य है, तो बोल रहे अगर बुध चंद्रमा किसी भी लग्न के लिए और षष्ठेश भी अगर मित्रवत होकर 11वें भाव से संबंध बना रहे हैं, बैठे हुए हैं, दृष्टिपात कर रहे हैं, तो फिर ऐसे व्यक्ति को शेयर बाजार से अच्छा लाभ होता है। दृष्टिपात तभी कर सकते हैं जब वो मजबूत स्थिति में कहां बैठे? पंचम भाव में, तो यहां बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इसका अर्थ भी है भाई 5 और 6 कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा है। तो आप ये भी समझ सकते हैं भाई इसका स्वामी भी यहां बैठा है तो 5वें पर असर डाल रहा है। तो 5 और 6 की मजबूती से ही हम किसी लॉटरी सट्टे से अच्छे गेंस ले पाते हैं। और पंचम एकादश भाव में राहु केतु का बली संबंध आश्चर्यजनक प्राप्तियां देता है। क्लियर हो गया? 5 और 11, जैसे इस एग्जाम्पल चार्ट में अगर राहु यहां बैठा है, केतु यहां बैठा है, क्योंकि केतु को सामान्यतः बल मिलता है कुजवत केतु को सूर्य की राशि में, मंगल के समान है वो, और राहु को शनि की राशि में, कुंभ राशि में बहुत बली हो जाता है राहु। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में आश्चर्यजनक प्राप्तियां होती हैं, विशेषकर उसकी अंतरदशा में। और राहु क्योंकि बहिर्मुखी है, उसको यहीं बैठना चाहिए। केतु यहां बैठा हुआ है, ठीक है, वो इस पार्ट से थोड़ा सा डिटैच रखता है, तो थोड़ा सा डिटैच होना भी चाहिए। पंचम भाव यानी जीवन जब स्टडी टाइम है उस समय ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। केतु यहां होगा तो शांत रहेगा व्यक्ति, नहीं तो क्या है इस प्रकार की पढ़ाई के समय पर बहुत इन्वॉल्वमेंट, रोमांस पार्ट ज्यादा एक्टिव कर देना अगर यहां राहु आ गया है तो वो उसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर राहु और केतु शुभ होकर इन भावों में संबंध बनाते हैं तो बली चार्ट माना जाएगा, आश्चर्यजनक प्राप्तियां होंगी। शनि मंगल की उपचय भाव 3, 6, 10, 11 भाव में, क्लियर हो गया? 3, 6, 10, 11 भाव में राजयोग धन योग युति अगर हो जाती है, क्लियर हो गया? जैसे इसी एग्जाम्पल चार्ट में हम ले लें, मंगल लग्नेश है, शनि एकादशेश है, तो अगर वो दोनों कहीं 3 में बैठ जाएं, 6 में बैठ जाएं, 10 में बैठ जाएं, 11 में बैठ जाएं, तो ये भी जीवन में अचानक प्राप्तियां, खुद के एफर्ट से आदमी धन कमाएगा खूब, और स्पेशली जो उसका उस मनी का विशेष रूप से संबंध रहेगा, जो पैसा आए आपके जीवन में, कोर इंजीनियरिंग मनी होगी वो, यानी कहीं ना कहीं मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल पार्ट वाली मनी जीवन में खूब अच्छी बनाता है। अगर ये दोनों प्लैनेट
इकट्ठे बैठ रहे हैं 3, 6, 10, 11 में और राजयोग बना रहे हैं, ये ध्यान रखना है। नहीं तो वो शनि सामान्यतः मंगल को पसंद नहीं करता है, लेकिन राजयोग बनने पर ये कहता है ओवर रूट हो जाता है, पुराना नियम के ऊपर नया नियम लागू हो जाता है। भाई राजयोग बना रहे हैं तो अभी हम खाली ये नहीं देखेंगे दोनों शत्रु हैं। दूसरा 1, 2, 5, 9, 11वें भावों में ग्रहों में राशि परिवर्तन, यह भी महत्वपूर्ण धन योग माना जाता है। 1, 2, 5, 9, 11 आपस में अगर चेंज कर लें, भाई जैसे मंगल सूर्य के भाव में, सूर्य मंगल के भाव में, बृहस्पति मंगल, मंगल बृहस्पति, ये दोनों एक्सचेंज कर लें। शनि यहां बैठ जाए, बेशक से वो नीच का होकर बैठ जाए, तभी भी फायदा मिलेगा विशेष रूप से धन के लिए, और मंगल यहां बैठ जाए, फिर इन दोनों में भी एक्सचेंज हो जाए मंगल या शुक्र में, तो भी ये एक प्रकार का धन योग देगा। तो मुख्य रूप से ये बिंदु हम देखते हैं। मैं अभी भी आपको क्लियर कर रहा हूं, हमारा अभी आज का क्लास हमने जो अर्जित किया है धन, उसका अपने ऊपर उपभोग करने की बात कर रहे हैं। मुझे कभी भी एहसास नहीं हुआ मैंने जीवन में इतना धन कमाया, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सेकंड हाउस कमजोर है। क्लियर हो गया? इन सभी चीजों में सबसे ज्यादा बली माना जाएगा इन प्लैनेट्स का द्वितीयेश के साथ पॉजिटिव संबंध। अगर द्वितीयेश या द्वितीय भाव बली हो जाता है किसी चार्ट में, तो उसको कभी भी, चाहे उसकी इनकम महीने की 5,000 भी क्यों ना हो, उसके अपने बजट के अनुसार उसको कभी भी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं धन खर्च करूं या ना करूं। बड़ा ज्यादा तृप्त रहेगा इस पोर्शन से और खूब वस्तुओं का उपभोग करेगा वो। क्लियर होगा? इस पार्ट की कभी भी कमी नहीं होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।